तो अभी तो नए नए टॉपिक चल रहे हैं, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इसमें तो आ जाता ना। मैं अभी उसे कॉल करूँ क्या? चलो ठीक है। क्या बोला उसने, क्या बात करेगा मेरे से? मुझे नहीं पता। मैं उसे बुला लेता हूँ एक बार। हाँ, एक बार मैसेज कर दो उसको व्हाट्सएप पे, अगर फ्री होगा तो आ जाएगा। हाँ भाई, हो गया मॉड्यूल कंप्लीट। हाँ सर। यस ये सर हो गया। हाँ सर हो गया। है ना? चल परफेक्ट, आगे चलते हैं फिर। हाँ डिस्कस तो करना डेवी सर, तो उसमें डाउट आ रहे हैं वो डेवी सर वाले एक्सपेरिमेंट में। वो तो मॉडर्न में पढ़ेंगे ना। इसमें क्वेश्चन है जर्मन और डेवी सर वाले क्वेश्चन, वो है? अपन इलेक्ट्रॉन को करते हैं उसमें उसमें वो क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, क्वेश्चन में बता दीजिएगा। हाँ हाँ, अभी कुछ पोलराइजेशन करके फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो आगे चल रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार, ठीक है, फटाफट कुछ स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं, उन स्टेटमेंट को सुनना, बताना, लिखना है क्या? ठीक है। एक ऑर्डिनरी बीम जो होती है, ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट, उसमें जो लाइट होती है वो लार्ज नंबर ऑफ वेव्स होती हैं उसमें से। ये एक रे ऑफ लाइट नहीं है, एक बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, बीम में बहुत सारी रेज है, बहुत सारी वेव्स है, एमिटेड बाय the atoms or molecules of light source and each atom produces a wave with its own orientation of electric field. ठीक है, समझ में आ गया? जितनी भी वेव्स निकलेंगी लाइट सोर्स से, हर मॉलिक्यूल, हर एटम अपनी अलग ओरिएंटेशन से वेव भेजेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हिसाब से होगी ओरिएंटेशन। फिर बताओ, अगर z एक्सिस में लाइट जा रही है, वेव इन z एक्सिस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है? एक्स एक्सिस चेक किया भाई। हर डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी। ई क्रॉस बी में वेव जाती है ना, तो वेरी गुड, Yes, ई sir. क्रॉस बी No, में no, वेव भी। जाती है, बहुत बढ़िया। वेव का डायरेक्शन होता है ई क्रॉस बी, तो वेव के परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेव अगर z एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड xy प्लेन में होनी चाहिए। हाँ तो xy प्लेन में किस डायरेक्शन में जाएगी? सर वो कहीं भी हो सकती है तो। यस, हर डायरेक्शन में पॉसिबल है। ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है, हर डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी? सबकी बराबर है। सबकी बराबर प्रोबेबिलिटी है। तो सारी एनर्जी जो भी रहेगी वो हर वेव में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये हो गई आपकी अनपोलराइज्ड वेव। ठीक है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। आजा, ठीक है। फिर पोलराइजर क्या काम करेगा? पोलराइजर confine vibration of electric vector in one direction perpendicular to wave motion। ठीक है, पोलराइजर क्या करेगा? एक स्पेसिफिक चीज को फिर फिक्स कर देता है, उसके आगे फिर एक ही वाइब्रेशन जाएगा।
ठीक है, लाइट जो निकलती है उस लाइट को क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हाँ है ना, या फिर लीनियरली पोलराइज्ड। And this phenomena is called polarization. And this phenomena is called polarization. ठीक, पर शाबाश, है ना। फिर प्लेन अच्छा, डन, ठीक। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। अनपोलराइज्ड लाइट को हमने सीखा कि हर एक लाइट का कंपोनेंट लेके आप दो स्पेसिफिक डायरेक्शन में बता सकते हो, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट का। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में फिर एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा, ठीक है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। अच्छा, अब एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन ज्यादा, एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन कम, तो क्या बोलेंगे उसको? सेमी पोलराइज्ड। हाँ, पार्शियली पोलराइज्ड, करेक्ट। तो ये पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है। और पोलराइजेशन क्या है? कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है। इसको समझे कैसे? अपन पोलराइजर को एक बार अपन ऐसे सोचने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि ये खाली जगह है, मान लीजिए, ठीक है। अगर वेव ऐसी हुई वाइब्रेशन वाली तो क्या होगा? पूरी पास हो जाएगी, पूरी पास हो जाएगी। करेक्ट। लेकिन अगर इसका वाइब्रेशन ऐसा हो तो आउट ऑफ द प्लेन, जेड एक्सिस वाला वाइब्रेशन, तो कुछ नहीं बिल्कुल आएगा। भी पास नहीं होगी। हाँ, अटक जाएगी ना पूरी, ऐसा महसूस हो रहा है कि अटक जाएगी, पास ही नहीं होगी, बिल्कुल एकदम सही बात है। अरे हेक्सागोन कौन सी प्लेन में है? प्लेन वाइज बनाओ, तो पोलराइजर कौन सी प्लेन में है? हाँ प्लेन वाइज बना देता हूँ। वैसे कोई स्लेट होती नहीं है, ठीक है, वो तो इसके इंटरनल मटेरियल प्रॉपर्टी है कि एक वाइब्रेशन को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरे वाइब्रेशन को पूरा जाने देगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी। बट आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लो स्लिट है, विजुअलाइजेशन के लिए। ये जेड एक्सिस में वाइब्रेशन और ये वाई एक्सिस, ठीक है। पूर्वांश आया कि समझ में? यस सर, आगे आप नहीं जा पाएंगे। है ना, अब नहीं जा पाएगी, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है एक्सिस जो पास हो रही है उसके, तो कुछ भी नहीं जा पाएगी। यस, हाँ सर। परफेक्ट, वेरी गुड। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव होती तो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है अगर, तो उसमें तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो निकल ही जाएगी। हाँ, वो तो वैसे निकल ही निकल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें इसी डायरेक्शन के लॉन्ग हो रहा है, तो वो स्लिट से हमेशा ही निकल जाएगी। तो इसलिए लॉन्जिट्यूडनल वेव में कोई पोलराइजेशन नहीं है, तो पोलराइजेशन इज कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। हाँ हाँ पूछो। ये बता दीजिए टाइप्स ऑफ वेव्स में लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर वेव मतलब होती कैसी, क्या क्या अलग डिफरेंस क्या होता है उनमें? आ जाओ, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स,
बेस्ड ऑन, आपका वेव्स भी नहीं हुआ है क्या? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, तो कब होगा? अभी मतलब बेसिकली आपका मॉडर्न बचा है, हीट एंड थर्मो बचा है, और वेव मोशन बचा है। फिर सर इसके waves इसके ही बाद बचा है। अपन फिर इसके बाद वेव्स पढ़ लेते हैं ना, वेव साउंड वेव वाला चैप्टर ही। सर हाँ ऑप्टिक्स ही बट वो बचा है सर, मैंने बताया ना, अमरजीत सर ने और जो जो इकट्ठे में टॉपिक्स पूरा बोले थे वो अपने को वो कराने हैं। इकट्ठे में हो जाएगा ना ये पूरा ही, लाइट और साउंड वेव पूरा, इसलिए। सर रे ऑप्टिक्स ही बचा है। यस सर, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स तो मैं ही कराऊंगा, वही तो अच्छा यस सर, अब रे की बात ऑप्टिक। हुई है। अच्छा, नहीं 1 घंटे में थोड़ी होगा दोस्त, बड़ा है वो। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स और एनी अदर प्रॉपर्टी। ठीक है, आ जाओ। क्वांटिटी लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी सिंपल है पूर्वांश। ठीक है, अगर वेव इधर जा रही है और मान लो स्ट्रिंग वेव है, तो ये पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट अगर वेव के मोशन के परपेंडिकुलर होता है तो ट्रांसवर्स वेव बनती है। ये ट्रांसवर्स वेव है, क्रैश ट्रफ आते हैं इसमें, यस सर। है ना। और अगर वेव इधर जा रही है और पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट इधर ही होता है, जैसे मान लो एक ब्लॉक के स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है और ब्लॉक ऐसे ऐसे ही वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो वाइब्रेशन किसके अलोंग है? वेव के डायरेक्शन के अलोंग है, तो वेव का डायरेक्शन में। इसकी हाँ कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हैं। यस, समझ गए। यस सर। कंप्रेशन से हाँ सर। कंप्रेशन की वैल्यू होती है लैम्डा, हाँ सर ठीक। और ये रेयरफेक्शन हो गया। यस सर। ठीक है ना। अब ये तो हो गया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ईएम वेव्स में वाइब्रेशन किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ, तो ट्रांसवर्स नेचर है यहाँ पे। अगर वेव एक्स एक्सिस पे जा रही है तो, और सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर एक्स एक्सिस में होगी, सॉरी जेड एक्सिस में होगी। समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउट ऑफ द प्लेन यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, और इसमें फाइनल रिलेशन क्या होता है? ई क्रॉस बी होता है वेव मोशन का डायरेक्शन। ई क्रॉस बी इज वेव मोशन का डायरेक्शन। हाँ चले आगे। यस सर। परफेक्ट, चलो ठीक है। तो पोलराइजेशन क्या हो गया? प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। लॉन्जिट्यूडिनल वेव पोलराइजेशन नहीं शो करेगी। अच्छा, अब इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को एक बार देख लेते हैं। अनपोलराइज लाइट भेजो अगर, एक पोलराइड के थ्रू या पोलराइजर के थ्रू, ठीक है, फिर यहां से आप एक एनालाइजर रखते हो, ये भी एक पोलराइजर है मतलब, सॉरी, और आप यहां से देखते हो, ठीक है। तो ये आपका जनरल एक्सपेरिमेंट है। ये वाला पोलराइजर फिक्स्ड है और ये एनालाइजर को आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है, एनालाइजर को आप रोटेट कर सकते हो। तो बताओ, मान लो
ये एक्सिस है, ट्रांसमिशन एक्सिस पोलराइजेशन की। तो जो वेव निकलेगी उसमें सिर्फ ये वाले वाइब्रेशन होंगे। अगर एनालाइजर की भी सेम ही है ट्रांसमिशन एक्सिस, तो आपको लाइट दिखेगी? हाँ सर दिखेगी। हाँ हाँ सर। दिखेगी। अब एनालाइजर को आप 90 डिग्री रोटेट कर दो तो नहीं दिखेंगे बिल्कुल। रोटेट करते जाओ तो क्या होगा? इंटेंसिटी कम होती जाएगी और एक बार 90 डिग्री रोटेट कर दिया फिर 0 0 हो जाएगी। हाँ कुछ जीरो नहीं हो दिखेगा। जाएगी, मतलब क्या? डार्क दिखेगा। ठीक है, मतलब और पोलराइजर ना ओपेक होता है, तो ऐसे दो ओपेक है आपके पास, दोनों से देख रहे हो तो लाइट दिख रही है, फिर आपने 90 डिग्री घुमा दिया तो लाइट गायब हो गई एकदम। हाँ सर। ठीक है, चलो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आ जाओ और आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा वो यार ये आप पढ़ते थे ना केमिस्ट्री में डीएनएल, हाँ क्या होता है वो डीएनएल? वही लाइट को मूव किसी एक में घुमा देता। लाइट को घुमा Direction. देते मतलब क्या? सर वो लाइट सर वो प्लेन कंपाउंड लाइट पोलराइज्ड रोटेट कर होता देता है, है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है सर कंपाउंड ऑप्टिकली को, एक्टिव कंपाउंड। कायरल मतलब वो कंपाउंड जो जो होता है। इमेज है ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लो ये बॉटल की इमेज है, ठीक है, तो डी वाला शायद राइट में घुमा देगा बॉटल को, है ना, हाँ और एल वाला हाँ लेफ्ट में घुमा देगा, है ना? हाँ सर, गलत। ऐसा ही तो होगा। सर लेकिन वो तो फिक्स नहीं है ना कौन सा डी है। गलत, कोई बॉटल की तो प्लेन इमेज थोड़ी पोलराइज्ड घूम लाइट रही को है। घुमाएगा सर, वो सर लाइट वो को तो घुमाता रे है को, यार, सर रे को रे घुमाएगा, को सर घुमाता है सर, लाइट रे को। प्लेन पोलराइज्ड लाइट हाँ को। वही लाइट रे को क्यों घुमाएगा? उसका जो लाइट रे तो ओरिएंटेशन सीधे जा वो रही थी, सीधे ही जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और सर वो मैग्नेटिक घूमने लगता है, घुमाएगा। सर वो ये घूमने लगता है, लाइट डालेंगे तो दिखने लगता है घूमता हुआ अपन को। कौन? अपने को वैसे ही दिखेगा। कायर कंपाउंड। कंपाउंड घूमते हुए दिखता है? सर कंपाउंड रखा है। सर सब वैसे ही दिखता है, बस लाइट का वो ई और बी घूम जाता है हल्का। हाँ, सब वैसे ही दिखता है, लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन, ये देखो, ये प्लेन पोलराइज लाइट में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, प्लेन पोलराइज लाइट है, तो वो डी से पास होने के बाद शायद ऐसी हो जाए, ठीक है, ऐसा, और एल से होने के बाद उल्टा हो जाए, ऐसा कुछ है। प्लेन पोलराइज लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है उसको टिल्ट करता है नो। अब इमेज तो हर, अब देखो यहाँ पे जितने भी वाइब्रेशन है सब में इमेज तो ऑब्जेक्ट की है ना, तो ऑब्जेक्ट तो वैसे ही दिखेगा ना जैसा दिख रहा है हर वाइब्रेशन में, तो बॉटल तो सीधी दिखेगी, सब कुछ वैसा दिखेगा, बस इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम हो गई मतलब ब्राइटनेस कम हो गई। ब्राइटनेस कम हो गई, हाँ, और बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी कम कर दी मतलब धुंधला धुंधला दिखने लग गया आपको, बहुत बहुत फीबल दिखने लग गया, ऐसा। जैसे सन ग्लासेस में भी पोलराइजर लगे रहते हैं, तो वो करते क्या है? इंटेंसिटी कम कर दे। हाँ, तो आपको धूप की इंटेंसिटी कम फील होती है, समझ गए ना? बताओ, हाँ सर, तो डीएनएल में क्या घुमाते हैं वो लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, समझ गए ना सब? पूर्वांश, हाँ सर समझ गए। हाँ हाँ हाँ, तेजस तुम कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। हाँ अरे मुझे समझ भी आ गया, ठीक है। ठीक, ये आ गया। नेक्स्ट मेलस लॉ, ठीक है, लिखो नेक्स्ट मेलस लॉ,
ठीक है, क्या बोलता है लॉ? बहुत सिंपल है कि मान लो आप प्लेन पोलराइज लाइट भेज रहे हो जिसमें वाइब्रेशन मान लो ऐसे, और जो पोलराइजर की एक्सिस है वो कुछ थीटा एंगल पे टिल्टेड है ऐसे। तो मान लो ये एम्पलीट्यूड ए है ना? तो कितना एम्पलीट्यूड पास होगा? पूरा ए पास होगा क्या? नहीं नहीं सर। एक ए cos cos थीटा होगा। हाँ, ए कॉस थीटा पास हो जाएगा। तो नई वेव में एम्पलीट्यूड ऐसे टिल्टेड होगा और ए कॉस थीटा ही पास होगा। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, तो इनिशियल इंटेंसिटी आई है, तो फाइनल आई स्क्वायर आई cos स्क्वायर थीटा। हाँ आई cos स्क्वायर। आई cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट करेक्ट है ना? एम्पलीट्यूड अगर कॉस थीटा टाइम्स हो गया तो इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर टाइम्स होगी। तो यही बस लॉ है कि इंटेंसिटी फाइनल, ठीक है, हो जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल। ठीक है, अब आ जाओ, ये पोलराइजर है, मान लो अनपोलराइज लाइट भेजी, तो अनपोलराइज लाइट में एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में होगी। यस सर। ये थीटा सारे मिलेंगे आपको। तो कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू ले लो जरा। 1/2। हाँ, तो अगर अनपोलराइज लाइट पास होती है पोलराइजर से तो इंटेंसिटी हो जाती है हाफ। समझ गए? यस सर। हाँ सर। चलो आगे। डन। हाँ सर। चलो फिर अब एक सवाल बहुत फेमस है, इसका बहुत बार आया ना। मान लीजिए अनपोलराइज लाइट भेज रहे हैं, ठीक है, फिर एक पोलराइजर है, इससे पास किया तो प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई, ठीक है। फिर कितनी हो गई इंटेंसिटी बताओ? आई नॉट बाय, आई नॉट बाय 2। आधी। आई नॉट बाय 2। फिर एक तो सिंपल की कुछ थीटा एंगल पे घुमा दिया, तो फाइनल आई नॉट इंटेंसिटी बाय 2 कितनी हो cos गई? स्क्वायर थीटा। हाँ, आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गई एक। फिर अगला सवाल, अगर इनिशियली प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, जिसके वाइब्रेशन ऐसे, ठीक, अगर आप इसको एक पोलराइजर से पास करो जिसकी एक्सिस टिल्टेड है थीटा से, तो इसके एम्पलीट्यूड ऐसे हो जाएंगे वाइब्रेशन के टिल्टेड। हाँ और फिर यहां से एक और पोलराइजर से पास करो जो ऐसी एक्सिस से, तो फिर कितना एम्पलीट्यूड बचेगा फाइनली? अगर ये ए था तो ये ए कॉस थीटा हो गया। अब बताओ फाइनली कितना एम्पलीट्यूड जाएगा? a cos स्क्वायर थीटा। गलत। ए cos थीटा sin थीटा। ये sin थीटा cos थीटा। हाँ तो एंगल किस एंगल पे है वो तीसरी वाली? वो खुद से सोचो। सर 90 माइनस थीटा पे होगी ना। हाँ, तो ए cos थीटा sin थीटा।
आया समझ में? हाँ सर। है ना? आ जाओ। कैसे? ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री हो गया पूरा। अगर ये थीटा घुमाए तो इससे फिर ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया ना। तो एक cos थीटा का फिर से कंपोनेंट दिया एक बार, फिर से कंपोनेंट, तो एक cos थीटा और फिर से cos 90 माइनस थीटा, एक cos थीटा sin थीटा हो गया। तो अगर इनिशियल इंटेंसिटी आई थी तो फाइनल इंटेंसिटी I not cos square theta sir. इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आया क्या समझ में ये कंसेप्ट? यस सर, आ गया। यस सर। है ना? कुछ डाउट हो तो पूछना मेरे से। डन, चलो आगे। हाँ सर। पर आई नॉट cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो ये सवाल काफी बार आया है। चलो आगे चल रहे हैं। अगला सवाल, एक जल्दी से छोटा सवाल लिखो। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 watt per meter square passes through 3 polarizers such that transmission axis of last is crossed with first। crossed मतलब परपेंडिकुलर, जो तीसरे पोलराइजर की एक्सिस है वो पहले के परपेंडिकुलर है सब। if intensity of emerging is 3, what is angle between? हाँ, लिखा नहीं रहा कुछ शायद। अरे अटक गई, रुको। चलो मैं बोलते जा रहा हूं, लिखो। if the intensity of emerging light is 3, if the intensity of emerging light is 3, what is the angle between transmission axis of first two polarizers? What is the angle between, what is the angle between transmission axis of first two polarizers? बताओ। हाफ साइन इनवर्स 3/16। नहीं, सर 30 डिग्री। हाँ सही है। हाँ सर 30 डिग्री। यस सर, 30 डिग्री आ 30 गया। डिग्री आ रहा है। करेक्ट। सर 60 भी तो आ सकता है सर। वो cos थीटा इंटू साइन थीटा 1/2 इंटू √3/2 आ रहा है, तो 60 भी तो आ सकता है ना सर। ऐसा है क्या?
नहीं शायद हाँ, सर। 30 आएगा, देखते हैं। तो 16 cos square theta sin square theta equal to 3 आएगा। तो उसको sin to थीटा में से ले जाएंगे ना, तो एक ही फिर थीटा आएगा। एक ही आएगा, ठीक है। ये तो पहले हो गई आई दो आ नॉट बाई सकते हैं। 2, फिर आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर फाइनली आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना? सर दो आ सकते हैं उसमें, जब रूट माइनस लेना पड़ेगा तो दो तो अपन तो आएंगे। एक्यूट एंगल लेंगे ना उसके बीच का। हाँ एक्यूट लेंगे ना। हाँ, इसलिए सर वो 30 डिग्री जाके आएगा, 120 वाला नहीं आएगा। 3 करना है बस, तो 32/2 16 ना, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना आ रहा है? 3/16 आ रहा है क्या? हाँ, 3/16 आ रहा है। तो 2 4 कर दो, 4 से मल्टीप्लाई, तो साइन 2 थीटा का स्क्वायर आ रहा है √3/2 है, साइन 2 थीटा आ रहा है √3/2, यानी 2 थीटा किसके बराबर? या तो 60 के बराबर या फिर 120 देखो sin 120 तो थीटा कितना आ गया? 30 या फिर 30 एंड 60। 60, दोनों आ रहे हाँ, हैं दोनों क्या? पॉसिबल। हाँ सर। बताओ। यस सर, आ तो दोनों सर। हाँ दोनों ही आ रहे हैं, सही लग रहा है, दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। और अब अगला सवाल पूछा है, किस थीटा पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी? 45। 45 हाँ, Yes, एट 40. व्हाट थीटा मैक्सिमम इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी? तो वो साइन 2 थीटा बन रहा है ना, तो इसलिए 45 डिग्री। यस, चलो आगे चल रहे हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पहला लिखो बाय रिफ्लेक्शन। कौन से साइंटिस्ट ने किया था ये? ब्रूस्टर। अब ब्रूस्टर ने क्या देखा कि जब आप मिरर पे एक अनपोलराइज्ड लाइट भेजते हो, ठीक है, चलो एक बाउंड्री ले लो, मान लो एक बाउंड्री, बाउंड्री पे अनपोलराइज्ड लाइट भेजी, तो बाउंड्री पे क्या क्या होगा बताओ? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा। हाँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा। तो ब्रूस्टर ने क्या ऑब्जर्व किया, एक स्पेसिफिक एंगल पर एट अ स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल पर, सिर्फ एक एंगल पे ऐसा होता है, जब जो रिफ्लेक्टेड रे वो प्लेन पोलराइज्ड रे निकल के बन के निकलती है। और उसमें कौन से वाइब्रेशन होते हैं? ये वाले, ठीक है, यानी इस प्लेन के, मतलब जिस प्लेन में आई नॉर्मल रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रेज हैं, उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ही निकलते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक एंगल पे।
रिफ्लेक्टेड रे होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंड इसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर। ये दो कंडीशन होती है एक साथ, एक स्पेसिफिक एंगल पे जिसको हम ब्रूस्टर्स एंगल बोल देंगे, उस एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो प्लेन पोलराइज निकलती है, और उसमें वाइब्रेशन कौन से होते हैं, इसके परपेंडिकुलर वाले, है ना, अपने जो प्लेन दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर वाले वाइब्रेशन ही होते हैं, और रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर होती है आपस में। चलो, तो अगर ये आई है तो ये वाला एंगल बताओ। आई। आई, हाँ सेम ही रहेगा आई। चलो, ये एंगल फिर 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल बताओ, ये पूरा 180 करके 90 माइनस आई। 90 माइनस आई। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ लगाओ तो जरा, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल मिल गया, रिफ्रैक्टेड, जरा स्नेल्स लॉ लगाओ, बताओ आई क्या आ रहा है। tan इनवर्स म्यू। सही है। तो tan नहीं आ गया म्यू, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया tan इनवर्स म्यू। है 90 माइनस आई कैसे आया था? देखो आपको क्या बोला है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आपस में कैसी हैं? अच्छा, वो उसके लॉ में गिवन है क्या? हाँ, ये लॉ में गिवन है। एक हाँ सर, एंगल ठीक पे है। जब ये वर्किंग हो रही थी उसी पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आपस में परपेंडिकुलर भी थे, हाँ सर, दोनों ठीक है। एक साथ हुई कंडीशन। हो गया, और रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे पार्शियली पोलराइज्ड होती, ठीक है। चले आगे, इसको क्या बोल रहे हैं, पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, आई पी यहाँ पे थीटा पी पोलराइजिंग एंगल, tan इनवर्स म्यू। सर ये रिफ्लेक्टेड रे फुल्ली पोलराइज नहीं होगी क्या? नहीं, रिफ्रैक्टेड जो होती है वो पार्शियली होती है, रिफ्लेक्टेड जो टकरा के वापस गई वो प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है सर। चलो चले आएंगे। फिर अब एक बात बताओ, मान लो ये मिरर है, ठीक है, पोलराइजिंग एंगल पे आपने भेजा, पहले अनपोलराइज लाइट भेजी, तो फाइनल वाइब्रेशन ऐसे, तो फाइनल वाइब्रेशन आर पैरेलल टू मिरर, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है। नहीं सर, ट्रू है, ट्रू है। हाँ, पोलराइज कैसे हो रही है लाइट?
ट्रू है। ट्रू है। पोलराइज कैसे हो रही है पूर्वांश? देखो ये तो हो गई मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब वो मॉलिक्यूलर लेवल हो गई ये तो एक्टिविटी। ये आपको मिरर के सॉलिड स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा। उस सॉलिड स्ट्रक्चर में हर पार्टिकल एनर्जी लेके एनर्जी भेजता है ना? हाँ सर। तो वो कैसे भेज रहे हैं वो तो इंटरनल स्टडी हो गई, तो वो ज्यादा नहीं है, अपन बस ये ऑब्जर्वेशन देखें। ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि मिरर जो भी होगा वो कौन से प्लेन में मिरर बताओ? मिरर एक्सजेड प्लेन में है। हाँ सर एग्जैक्ट प्लेन में। हाँ, और ये जो है ये जेड एक्सिस में है। तो ऐसे इनटू द प्लेन है और मिरर भी इनटू द प्लेन है, तो पैरेलल हो गई, ट्रू है ये। चलो अब अगला सवाल, अगर आप भेजो प्लेन पोलराइज लाइट, पोलराइजिंग एंगल पे, जिसमें सिर्फ ये वाले वाइब्रेशन है, तो क्या होगा बताओ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जाएगी, लाइट ही नहीं जाएगी। पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी सर। रिफ्लेक्शन जीरो, कोई भी रिफ्लेक्शन जीरो। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी अगर आप यहां से देखो तो ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसे तो दिखेगा सीधे देखने में, लेकिन मिरर पे देखने पे ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। समझ गए? हाँ सर। हाँ ठीक है, ऐसे भूत टाइप्स हो गए कि इससे तो दिख रहा है बट कांच पे नहीं दिख रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है पोलराइजेशन। आ जाओ, चलो क्रिटिकल एंगल क्या होता था भाई? सर जिस एंगल के बाद रिफ्लेक्शन, सर सर फिर Formula भूत बताओ। इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे वो एंगल मिरर के प्लेन में चली जाती थी। फॉर्मूला फॉर्मूला Sin- हाँ साइन इनवर्स 1/μ। हाँ, याद नहीं है यार? ये क्रिटिकल एंगल हो गया, वैसे ही ये पोलराइजिंग एंगल हो गया, याद रखना इसको। इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला एक क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं ना आप? हाँ हाँ वही TIR TIR वाला। हाँ हाँ सर ठीक है। वो तो मिक्स करके सवाल बना सकते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है क्रिटिकल एंगल देके म्यू निकलवाए फिर पोलराइजिंग एंगल पूछे, कुछ भी बना सकते हैं इसमें सवाल। आ जाओ, फिर एक सवाल लिखो, इमेज ऑफ सन फ्रॉम due to reflection at air water interface is found to be highly polarized. Mu of water है 4/3. Find angle of sun above the horizon. Find angle of sun above horizon. बताओ। 53 डिग्री। सही। नहीं नहीं गलत है, गलत है, 53 डिग्री गलत है। 37 आएगा। हाँ आ जाओ, ये एयर वाटर इंटरफेस है, ये सूरज, सूरज की यहाँ पे इमेज, लेकिन एंगल तो ये पूछा है ना भैया, होराइजन तो ये होता है ना आपका, होराइजन से ऊपर कितना एंगल, ये एंगल पूछा है। हाँ सर। ये पोलराइजिंग एंगल हो गया,
पोलराइजिंग एंगल आ रहा है tan इनवर्स 4/3 यानी 53 डिग्री, लेकिन पूछा तो 37 है ना, आंसर 37 है। हाँ सर। हाँ यस, समझ गए? हाँ। चलो जल्दी से बताओ एक सवाल। When light of certain wavelength is incident, चलो ये होमवर्क के कर लेना, on a plane surface of a material at a glancing angle of 30 degree, the reflected light is plane polarized light। ठीक है, फाइंड म्यू, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल सवाल अभी करना है। म्यू तो वन हाँ एंगल हॉरिजॉन्टल से लेते कि वर्टिकल से लेते? वही तो बस करना है। इंसिडेंट एंगल तो नॉर्मल से लेंगे, ग्लांसिंग एंगल सरफेस से फिर। सर तो फिर √3 आ जाएगा। हाँ सही, मतलब बेसिकली ये एंगल 30 दिया है, लेकिन अपना पोलराइजिंग एंगल तो नॉर्मल से होता है, तो वो पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री है, तो tan इनवर्स म्यू म्यू आ गया √3 है ना। फिर ये 60, फिर ये इससे परपेंडिकुलर 90, ये हो गया 30, तो रिफ्रैक्शन का एंगल आ गया 30 डिग्री। समझ गए? डन। हाँ सर। तो एंगल ऑफ ग्लैंसिंग मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ ग्लैंसिंग मतलब देखो, ये सरफेस है, इंसिडेंट एंगल होता है नॉर्मल से। यस सर। ठीक है, यानी ये वाला। हाँ। और ग्लांसिंग एंगल है मतलब सरफेस से ये वाला एंगल, तो इंसिडेंट निकालना sir. पड़ेगा। सो ग्लैंसिंग एंगल रिफ्लेक्टेड का होता है कि रिफ्लेक्टेड रे का? इंसिडेंट का नहीं, तो इंसिडेंट का गिवन था ना। अच्छा, इंसिडेंट का ग्लैंसिंग एंगल होता है। हाँ इंसिडेंट का हाँ। गिवन है ना सवाल में। हाँ सर ठीक है। यस, चलो फिर आगे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये दो न्यूमेरिकल बेसिकली इसी पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है बाय डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो होता क्या है, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कैल्साइट, क्वार्ट्ज, टॉर्मलिन। ठीक है, और निकोल प्रिज्म भी सुना होगा, निकोल प्रिज्म भी पोलराइजर होता है हाँ सर। है ना, ये वाले नाम भी याद रखना। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग वाइब्रेशन को अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। सपोज एक रे आई, अनपोलराइज्ड लाइट, तो ये रे आइडियली क्या होनी चाहिए, बेंड होनी चाहिए थी। हाँ सर। तो ये बेंड हुई, ठीक है, तो ये नॉर्मल चला गया ऐसे। लेकिन एक वाइब्रेशन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगते, है ना। ये वाली रे कोई लॉ फॉलो नहीं कर रही रिफ्रैक्शन के, ये ऐसे चली गई। ठीक है, हल्की सी बेंडिंग हुई तो हुई,
बाकी ऐसे चलेगी। ये आपकी नॉर्मल रे जो लॉ फॉलो कर रही है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मल नियम कायदे फॉलो कर रही है, जो नियम कायदे नहीं फॉलो कर रही है उसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है, तो ये है ना। अब आप एक काम करो, ठीक है, यहाँ पे आप ब्लैक कर दो सरफेस, ये वाला सरफेस ब्लैक कर दो, या फिर ऐसा कर दो कि आप एक और प्रिज्म लगा दें। ठीक है, और फिर अपन यहां से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ले। ठीक है, वो तो नियम कायदे फॉलो ही नहीं कर रही, और यहाँ पे इसका PIR करवा दें तो ये वापस आ जाए। और ऑर्डिनरी रे तो अपने को पता है कब कहाँ कैसे जाएगी, और फिर सरफेस को ब्लैक कर दो। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रे क्या होगी अपने को खत्म हो जाएगी, सिर्फ कौन सी मिलेंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और वो क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं अपन। यानी अगर यहां से देखते आप, मान लो ब्लैक नहीं करो, अगर आप यहां से देखते तो आपको कितनी इमेज दिखेंगी बताओ? दो। दो इमेज दिखेंगी, हाँ। ठीक है, एक तो आपकी नॉर्मल सारे नियम कायदे फॉलो करती हुई, और एक बिना नियम कायदे फॉलो करती हुई। ठीक है, ये हो गया बाय डबल रिफ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग पढ़ा है ना अपन ने, स्कैटरिंग कब होगी? हाँ द पार्टिकल की साइज की वेवलेंथ आ जाती है तो। हाँ, तो लाइट हर डायरेक्शन में फैलेगी। अब इसके बाद ये पार्टिकल सोर्स बन गया, किस डायरेक्शन में भेजेगा? हर डायरेक्शन में। मान लो हाँ ये x डायरेक्शन है, तो क्या ये पार्टिकल y में भेजेगा? हाँ भेजेगा नहीं यार, z में भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा। किस डायरेक्शन में भेजेगा रे? हर डायरेक्शन में भेजेगा रे। अब बताओ, जो रे y एक्सिस में जाएगी, क्या ये वाला वाइब्रेशन y में जा सकता है? नहीं जा सकता। नहीं सकता। नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन तो परपेंडिकुलर होना चाहिए वेव के, तो ये तो ऐसा है पैरेलल, तो इसका मतलब y एक्सिस में जाती वाली वेव में सिर्फ डॉट होंगे, तो प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। और बताओ जो z एक्सिस में आएगी, क्या z तो एक्सिस उसमें में से डॉट वाला वाइब्रेशन आ सकता है? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, तो उसमें सिर्फ ये वाला वाइब्रेशन आएगा, तो ये भी हो सर गई ये प्लेन पोलराइज लाइट। ये जो नए सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, ये नए वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्या? मतलब जैसे जिस डायरेक्शन में पहली वेव चल रही थी उस डायरेक्शन में अब दूसरी वेव्स नहीं जाएगी क्या? देखो होगा तो सही थोड़ा बहुत, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इसके वाइब्रेशंस पे, बट मेजॉरिटी यही वेव रहेगी, इसी के हिसाब से होगा। तो आप मान लो ठीक है यही वेव है जो बढ़ रही है, ठीक है, आपको दिखेगा क्या, इसकी इंटेंसिटी जो थी वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो गई, यानी एनर्जी इसी की है, यही वेव है जो बढ़ रही है हर जगह। ठीक है, ऐसा। और अगर इसके वाइब्रेशन ज्यादा हो गए, है ना, मान लो ये एनर्जी लेके एक साइड डी एक साइड हो गया, तो इसकी खुद की भी निकलेंगी, तो उनका तो होगा,
है ना, उनका वाइब्रेशन का डायरेक्शन फिर ये खुद डिसाइड करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में जो मिल रही है वो मेजरली हाईली पोलराइज लाइट मिलेगी। ठीक है सर। तो देखो, तो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्कैटर होती हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट होती है। लिख दो ये चीज। ठीक है, लाइट scattered in perpendicular direction of incident ray is plane polarized light. बाकी डायरेक्शन में पार्शियली पोलराइज्ड होगी। चले आगे। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट, फिर अगला लिखो बाय डाइक्रोइज्म। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्बिंग light with vibrations perpendicular to specific direction. ठीक है, ये नॉर्मल पोलराइजर की वर्किंग कि अगर अनपोलराइज लाइट भेजो तो ट्रांसमिशन एक्सिस वाली क्या होंगी? पास हो जाएंगी और बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें कौन है? सम क्रिस्टल सच एज टॉर्मलिन और आइडोसल्फेट ऑफ क्विनोन ऐसा करते हैं, है ना। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। डाइक्रोइज्म को एक लाइट एब्जॉर्ब कर ली, एक लाइट नहीं करी, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पोलराइड्स इस पे वर्किंग करते हैं। हाँ ठीक, ये हो गया डाइक्रोइज्म। चलो पर ऑलमोस्ट थ्योरी हो गई आपकी भाई पूरी कंप्लीट। और निकोल प्रिज्म क्या होता है? निकोल प्रिज्म क्या करता है? डबल रिफ्रैक्शन यूज करता है, ये भी लिख लो। निकोल प्रिज्म डबल रिफ्रैक्शन यूज करता है। और इट इज मेड अप ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल्स। ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज आइसोलेटेड। आप TIR करवा के और सरफेस को ब्लैक करके ऑर्डिनरी रे को उड़ा दो और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को खींच लो, ये काम करता है निकोल प्रिज्म। ठीक है, और बाकी काम करते हैं डाइक्रोइज्म। परफेक्ट, डन। चलो आ जाओ, मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक बार फाइनल NCERT देख लेना ना इन टॉपिक्स की।
आ जाओ, आइए बताओ कौन सा था मॉड्यूल, इसका कौन सा नंबर है? सर फर्स्ट 1 1। ठीक, पूछो O1 S1 में कोई डाउट है तो। सर S1 का 3 और सर S1 का 6 S1 का 6 ठीक है, हाँ O1 का 2nd हाँ पहले S1 कर लेते, S1 पूछ लो सब। सर इतने डाउट है 8 तो क्वेश्चन है इधर। यस सर बस इतने डाउट। हाँ आ जाओ, O1 का 3, S1 का 3। लाइट इज wavelength दी passing through double slit आंसर producing नहीं मैच हो रहा, हाँ आंसर नहीं मैच हो रहा। इंटेंसिटी रेडियन में वर्सेस एंगुलर हाँ पोजीशन हमारा तो हो गया था सर मेरा रेडियन में कन्वर्ट, सर रेडियन में नहीं कन्वर्ट किया होगा। सर रेडियन में कन्वर्ट करके हो गया था आंसर। रेडियन में तो हमारी फिर वो पाई आ रहा था और आंसर में पाई नहीं है कोई, तो उसको कैलकुलेट करना है। 3.14 रखो ना भाई। वो हाँ फिर और अलग आ रहा था। मेरा तो आ गया 3.14 के। अच्छा एक बार करके अप्रोक्सीमेटली देख आंसर लूंगा आ सर, रहा था। मैं देख लूंगा। तो मिनिमा की एंगुलर पोजीशन क्या होती है भाई? लैम्डा बाय 2d। 0.5 लैम्डा बाय स्मॉल डी है ना? हाँ बस इसको यस आप 0.75 इंटू पाई बाई 180 के बराबर कर दो ना, आ जाएगा। हाँ ठीक है सर। पाई को 3.14 रखना हाँ है ना। फिर आ जाओ 6। इन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट सोडियम लाइट लिए, सोडियम लाइट की वो क्या है, निकालनी वेवलेंथ। ओके, बैंड्स ऑफ विड्थ आर ऑब्जर्व, तो फ्रिंज विड्थ दी यानी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी दे रखा है। हंड्रेड सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स, ठीक है, तो यानी कैपिटल डी मान ले क्या 100 हाँ सर। यस सर on introducing a convex lens 30 centimeter from the slit between biprism, कहां पे रखी? तो बायप्रिज्म और स्क्रीन के बीच में और ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर दूर, तो स्लिट से 30 सेंटीमीटर दूर और स्क्रीन और बायप्रिज्म के बीच में। आ जाओ एक बार इसका ओरिएंटेशन देख लेते हैं। ये सोर्स है, ये S1, ये S2, ठीक है। स्लिट से 100 सेंटीमीटर, इनसे 100 सेंटीमीटर दूरी पे स्क्रीन रखी, ठीक है। आ जाओ फिर क्या बोला है? 30 सेंटीमीटर पे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, तो कितनी दूर रहे? ये इनिशियल 30 डिस्टेंस दिया है क्या, सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस? सर ये वही नहीं 30 दिया है। सर लेकिन उसने बोला है कि तो बाइप्रिज्म के कॉन्वेक्स बाद लेंस का रखी दिया है उन्होंने। क्या बोला है उन्होंने? बायप्रिज्म और स्क्रीन के बीच में कॉन्वेक्स लेंस रखा 30 सेंटीमीटर दूर। दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस दिया है ना सर। हाँ S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस दिया है ना 0.7। हाँ हाँ तो वो तो म्यू तो बहुत छोटा ही होता है ना, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू n से लिख देंगे। हाँ, तो वो तो छोटा ही आएगा। ठीक है। तो बेसिकली आपको A दिया है 30 सेंटीमीटर, B हो गया 70 सेंटीमीटर, S1 S2 के बीच की दूरी दी है 0.7 सेंटीमीटर, है ना, ये दिया है क्या? हाँ सर। तो ये तो हो गया फिर ऐसे ही सवाल, 30 की क्या जरूरत है? इसमें इंटरफेरेंस किससे होगा, एक बार डायग्राम बता दीजिए ऊपर वाले। एक मिनट, हाँ पहले समझ लेना सवाल को क्या बोल रहा सर है। 0.7 तो स्क्रीन पे डिस्टेंस दी है जब वो बनेंगे।
सब पहले की इमेज और बाद की ऑन इमेज स्क्रीन दिए। अच्छा, यानी ये जो जाएगी इधर, सो वो इनके एच बीच ओ में इक्वल दिए। टू अंडर रूट h1 h2। हाँ सर, इनके बीच का डिस्टेंस दी 0.7। हाँ, तो यानी रुको, जो अपन डेल्टा निकाल रहे थे वो निकालना पड़ेगा डेल्टा। तो तो डेल्टा म्यू कितना हो गया? -1 है। डेल्टा कितना हो गया बताओ? 0.7/2 अपॉन 70। हाँ, 2 डेल्टा इक्वल टू 0.7/70 यानी 1/100। तो डेल्टा आ गया 1/200 रेडियन में, ठीक है। फिर इसके बाद याद है ये वाला क्या लेंगे अपन? ये 30 है, तो वो Yes, sir. डी निकालो तो जरा। अच्छा, d/2/30 लिख देंगे इसको। सर 30 तो बाय प्रिज्म और कॉन्वेक्स के बीच में। हाँ, मतलब उसको एक ही मान रहे हैं। सर d/2/30 इक्वल टू डेल्टा आएगा। हाँ, d/2/30 इक्वल टू डेल्टा आ जाएगा, करेक्ट हो गया। और d निकाल स्मॉल डी मिल लेंगे। गया, हाँ सर। कैपिटल डी हो गया 100 100। और स्मॉल डी ऐसे आ गया। तो देखो फंडा क्या है? फंडा है कि सोर्स कहाँ रखा है, यहाँ पे, ये दूरी नहीं पता है, ठीक है, और इसके जस्ट बगल में रख दिए लेंस। तो ये दूरी अब दिए 30, है ना। फिर टोटल दूरी दिए 100, ये दूरी हो गई 70। अब इसकी जो लेंस ने यहाँ इमेज बनाई, उनके बीच की दूरी दी, तो उससे अपने को क्या मिल गया? उससे अपने को डेल्टा मिल गया। देखो जरा डेल्टा अपने को मिला क्या, चेक करना इससे, ठीक है। फिर डेल्टा तो अपन ने वो दोनों के विड्थ मिला के नेगलेक्ट कर दी क्या उनकी? नेग्लेक्ट कहाँ किया कुछ भी? तो डेल्टा दोनों को इक्वल कैसे आ गया? वो इस साइड का और इस साइड का वो एंगल। तो होता ही नहीं, इक्वल सिमेट्रिक हो गया ना वो तो। ठीक है, इससे ट्राई करना बच्चों, है ना, फिर मेरे को कल बताना हाँ, हुआ सर। कि नहीं 6th। यस सर, ठीक है। चलो अब ओवन पे आ जाओ, ओवन बताओ। सर सेकंड वाला। 15 सेकंड वाला नहीं बता रहा हूं मैं, सेकंड वाले में भेजो ना टकराने के लिए रेट कैसी जाएगी, अच्छा। हैं? कौन है? पूर्वांश, कैसी जाएगी? सर 23। हाँ सर, अरे साथ निकल जाएगी रिफ्लेक्ट होकर उससे। हाँ, फिर इसके वेव फ्रंट बनाओ ना यार। हाँ सर, हम बना लेंगे। तो ये ऊपर हाँ, जो उसने जो आधा मिरर रखा है, उसके पीछे कुछ नहीं होगा क्या? पीछे का पूछ कहाँ रहा है, आगे का ही तो पूछ रहा है। मैं पूछा होता तो, अगर पूछा होता तो क्या पूछा लिख होता करते तो अपन लोग। देखते हैं क्या हो रहा है। अब वही पूछना था, वो ऊपर वाले को क्या होगा, तो आधे से टकरा रही है, छोटा सा मिरर रखा है ना अपन ने। नहीं, आगे का ही पूछ रहे हैं ना बस, और पूछो कोई डाउट। 23 अच्छा, 15 वाला। 23 का E। 23 सर 15 बता दी, 15 बता दी। हाँ, 15 23, चलो पहले 15। 19 14 पढ़ना पड़ेगा फिर यार। पढ़ लो 2 मिनट। हाँ, उसका आंसर सी आएगा 14 का। सर 14 सॉल्व का कर C लिया। हाँ। हाँ, तो सिंगल स्लिट के कारण इंटेंसिटी I0 है और सेंट्रल मैक्सिमा पे 4I0 है ना। 14 हो गया, फिर 15 15 नहीं आया। पॉइंट हो क्या है वो समझ नहीं आया। सर पॉइंट तो क्या सेंट्रल मैक्सिमा है क्या? ये समझ पॉइंट हो क्या इसने है? उल्टा कर दिया, उसको जो इनिशियल पॉइंट था उसको मैक्सिमा बना दिया, और यहाँ से कर रहे हैं अपन स्क्रीन से। पॉइंट बता दीजिए, वो हो जाएगा फिर तो।
इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, पहले 23 करते हैं। 23 क्या है? सर 15th में ऐसे देखा मैंने कि जो सबसे बड़ी जो भी वेवलेंथ है वो हटा दो, क्योंकि वेवलेंथ को छोटा ही होना पड़ेगा अगर डिफ्रैक्शन होना है तो हाँ, सबसे मतलब बड़ा ऑप्शन हटा दो। तो ऐसे तो हो गया, पर वो क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आया। हाँ, वो एक बार समझते हैं पूरा। 14 पूरा समझ के फिर 15 समझते हैं। बस 23 है ना, उसमें डी आंसर भी दिया है, डी आंसर नहीं होना चाहिए। अच्छा सर आ गया 23। हाँ वो फॉर 23 का डी ऑप्शन बता दीजिए। ठीक है, 23 23 का डी ऑप्शन देखते हैं। सर डी वाला सर, लेकिन हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। सर कंप्लीटली नहीं हो सकता सर, मतलब हाँ हाँ, बोलो बोलो। देयर विल नॉट बी अ कंप्लीटली डार्क फ्रिंज। कंप्लीटली डार्क फ्रिंज कब होगा? सबका मिनिमम आएगा, सर एक साथ सबका मिनिमम आ तो जाए, एक इजी ऐसे साथ तो हाँ, हो। सबका जहां पे एक साथ सबका मिनिमा आ जाए, करेक्ट। सर तो आ सकता है ना, पॉसिबल तो है, कैसे? आ ये जाए वेवलेंथ सबका की एक आध, रेंज है। एक आध कोई सी वैल्यू हो सारे सकता है। लैम्डा का एलसीएम पे आ जाएगा। सर जरूरी नहीं है ना कि स्क्रीन पे दिख जाए। सारे लैम्डा के एलसीएम तो बहुत बड़ा हो गया ना। हाँ, हाँ उससे एक्सपेरिमेंट क्या स्क्रीन मतलब से है सर, बाहर आ रहा हो उसने क्या स्लेट उससे की मतलब? क्या साइज थोड़ा ना मतलब है, दी वो है। तो रेंज से ही बाहर चला गया ना भाई। हाँ तो उसने सर स्लेट की हाँ साइज थोड़ा ना दी है। अरे इतना ऊपर दिखता ही नहीं है कुछ, अपने कोऑर्डिनेट्स वैलिड ही नहीं है। YDS के अपार्टस वाला है ना। फिर तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि लाइट अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं हो तो केवल एक सबसे ब्राइट फ्रिंज दिख सकता है, बाकी कोई डार्क फ्रिंज कंप्लीट नहीं दिखेगा कभी। ऐसे मत बोलो ना यार, मोनोक्रोमेटिक नहीं हो तो बाइक्रोमेटिक की तो कंडीशन निकाली है अपन ने, कंप्लीट सर डार्क। बायोक्रोमेटिक में तो हो सकता है। हाँ, सर इसमें 7 है सर, इसलिए दिक्कत हो रही है ना, मतलब और ज्यादा रेंज है, मतलब वेवलेंथ। और भाई सबके एलसीएम की बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सबका एलसीएम ले लेना। सबका ऑड मल्टीपल मैच होना चाहिए। ऑड हाँ ना वो सर, मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय लेकिन 2 उसने मैच स्लेट की होना साइज चाहिए। कहाँ दी है, वो तो पार्ट डिफरेंस तो डी होता है ना मैक्सिमम। तुम्हारे जो एलसीएम है, तुम्हारे एलसीएम पे सबका मैक्सिमम मिक्स होगा। मिनिमम मिक्स करने के लिए आपको इनकी वैल्यू बराबर करनी है। सर मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस तो डी होता है ना, स्मॉल डी। तो उसने स्मॉल डी दिया कहाँ है, वो तो कितना भी हो सकता है। अरे स्मॉल डी वेवलेंथ से कंपेरेबल होगा ना यार। 4000 5000 6000 एंगस्ट्रॉम। तुम्हारा एलसीएम तो सबको मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा आएगा। सर वो दिखना ना दिखना तो अपनी आंखों की बात है, तो आएगा तो सही ना वैसे तो, फिर से आंखों की कंप्यूटर बात नहीं है भाई देवांग, आंखों की बात नहीं है। जैसे ही थीटा बड़ा होता है, अपने सारे कैलकुलेशन कम होते जाएंगे, एरर्स बढ़ते जाएगा, दिखेगा ही नहीं ज्यादा दूर जाके। ठीक है, इसी रेंज में दिखता है। यहाँ से आप बना लो ना यार, जहाँ पे वेव फ्रंट बनेंगे। और तुमको, मेरे को तो लग नहीं रहा आएगा कोई। मेरे को तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 का चाहिए। यस सर। एलसीएम वो थोड़ी तो आ निकालना जाएगा है। सर, वो आ एलसीएम तो नहीं जाएगा वो निकालना है बेटा, एलसीएम नहीं निकालना है। 3500 इंटू ऑड बाई 2, सबको 3501 एक्सपोर्ट करना इंटू है ऑड बस, बाई 2, सारों को एक्सपोर्ट करना 3502 है। सर बहुत बड़ा जाएगा। इंटू ऑड बाई 2। तीन नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा वो भी डाउट है मेरे को तो। ऑड बाई सर 2 नहीं आया। सर ये ठीक है। और तो तो कुछ भी हो एलसीएम, ज्यादा सकता है थीटा सर। ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर एजम्पशन भी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, एजम्पशन ही रट जाएगा ना, थीटा बड़ा हो गया तो। हाँ भाई, 3 ऑड ही आंसर नहीं सबसे होगा अलग सर, होंगे। वो तो जान। सबका ऑड ऑड बाई सेम थी 4 ना, है। सबका ऑड जो है वो सेम थी ना, तो वही तो तो मैं कुछ बोल भी हो रहा हूँ, सकता नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। एलसीएम लेके कैसे आएगा, है। बोल हाँ, रहे एलसीएम लेके आ गया। हाँ सर नहीं आएगा सर वो तो। मैक्सिमा थोड़ी बोल रहे, मैक्सिमा होता तो एन लैम्डा हो जाता, यस सर। तो एलसीएम आ जाता, सबका मल्टीप्लाई करके मैक्सिमा का कोऑर्डिनेट। मिनिमा का कहाँ कोऑर्डिनेट आ रहा है सबका बराबर। यस सर। और एक चीज सर और 53 देखो और तुम, बता दीजिए। एक चीज और देखो तुम। ठीक है, ये वॉयलेट है, ये रेड है। रेड का मिनिमा कहाँ पे? 7000 बाय 2।
हाँ सर। है ना, और वॉयलेट का मैक्सिमा कहाँ पे? सर तो इतने mix हो 3500 गए, डिवाइड खत्म, हाँ मिक्स तो कभी होगा आएगा ही नहीं। मैक्सिमम। जहां पे रेड का मिनिमा आ रहा है वहां पे वॉयलेट का मैक्सिमा आ रहा है, कंप्लीटेड आर दिखेगा ही नहीं मतलब कभी भी। अभी नहीं दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। चल सर नेक्स्ट 19 53 वाला 19, 22 का ए। पहले 19। Imagine a young double slit experiment performed with wave associated with fast moving electrons. हाँ ये बोल रहा हूँ, डेविसन जर्मन, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाँ इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। सर डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा विल डिक्रीज मोस्ट इफ, तो ये वैसा आ गया ना बेटा, लैम्डा की वैल्यू ये लेके कर लो ना। ये सर ये सीसे मतलब हाँ कल बताया था। हाँ ये देखा नहीं, मैं वही सोचा अंतर हाँ किधर सर ये पड़ेगा। फॉर्मूला से देख लिया था। ये वाला है ना, लैम्डा ये आ जाएगी ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ सर। सर अब हो जाएगा। हाँ, फिर कौन सा 22 का? 53 22 का ए। 22 का ए। प्लेन वेव समझे क्या? प्लेन वेव मतलब क्या? हाँ मतलब सर वो वो जो हाँ नॉर्मल पूरी सोर्स सिमेट्री प्लेन वाली, इंफिनिटी पे। इन्फिनिटी वाली, हाँ तो सेम ही रहती। तो ये, तो अब तुमको बताना है कि यहाँ की इंटेंसिटी, यहाँ की इंटेंसिटी, यहाँ की इंटेंसिटी क्या सेम है? ये मतलब कम तो होनी चाहिए। नहीं, कम तब होती है जब वेव फ्रंट का एरिया बढ़े, एरिया ऑफ स्प्रेडिंग बढ़े। जैसे स्फेरिकल सोर्स में एरिया ऑफ स्प्रेडिंग बढ़ता जा रहा है, एरिया ऑफ वेव फ्रंट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एरिया ऑफ वेव फ्रंट बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा। इसीलिए वो कांस्टेंट भी हो। सर इसी का डी बता दीजिए। इसका सी क्या? डी डी इसी का ऑप्शन 22 का। हाँ इसी का डी, 22 का डी। टोटल एवरेज पावर ऑफ स्फेरिकल वेव ओवर एनी स्फेरिकल सरफेस। टोटल पावर तो सेम है ना यार, सोर्स का पावर है 60 वॉट, ठीक है भाई। तो इससे एनर्जी 1 सेकेंड में कितनी निकल रही? 60 जूल। 60 जूल। तो यहाँ पे पहले वेव फ्रंट में एनर्जी कितनी है टोटल? 60 जूल। 60 जूल। वही एनर्जी तो आगे स्प्रेड हो गई। अब सेकेंड वाले में कितनी एनर्जी? हाँ सर उतनी है, ठीक। हाँ, फिर आगे वही तो स्प्रेड हुई ऐसा। चल फिर 53। हाँ सर 53 वाला। हाँ तेजस, तुमने अभी तक नहीं किया? सर मेरा ये चैप्टर ही बिगड़ गया, मुझे लेक्चर देखने, मैं करने बैठा था। एंगुलर स्प्रेड इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ डिफ्रेक्शन बाय स्लिट, 53 में। ये तो वही यस सर। पूछ रहे हैं ना, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी नहीं पूछ रहा है कि? एंगुलर स्प्रेड बोल रहा है ना ये, यस सर। ठीक है। एक स्लिट आ गई, स्लिट आने से एंगुलर स्प्रेड, तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा का वो बन गया ना। हाँ सर। यस सर। टोटल डायमीटर पूछे तो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बताना हाँ है ना। अच्छा, जो आंसर आएगा बेटा वो रेडियन में आएगा ना, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। सर वो जेई मेंस का 4th वाला बता दीजिए एक बार। मतलब जर्मन और डेविस एक्सपेरिमेंट वाला वो क्वेश्चन नहीं बना था, वो 3 4 5 वाले पैराग्राफ दिया था उसमें, जेएम वाले में। ये डेविसन जर्मन पढ़ के ही होगा यार, वो तो मॉडर्न में ही करेंगे, वो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ेंगे। अच्छा पूरा उसी टाइम पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे सॉल्व। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो 2 पैराग्राफ दिए हैं ऐसे कि ये वाला भी नहीं बना था ढंग से। कौन सा? सर ये 8th वाला, सर 8th वाला ही बता दीजिए एक बार।
किसमें? तो ये जेई मेंस वाले मेरिट वाला, जिसमें वो इसमें म्यू म्यू इंटेंसिटी पे वेरिएबल दिया है डिपेंड क्या? कर रहा है। हाँ सर, म्यू इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो म्यू वेरिएबल दिया है तो अपने को देखना पड़ेगा। एन इनिशियल पैरेलल सिलेंड्रिकल बीम, सिलेंड्रिकल बीम है मतलब लाइट सोर्स है, ट्रेवल्स इन अ मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, फिर क्या दिया है? So intensity decreases, increases radius में। The intensity of the beam is decreasing with increasing radius, सही है, मीडियम ऑफ सर तो मतलब बीच में इंटेंसिटी न्यू तो सबसे 1 ज्यादा बाय होगा। आर है, 1 बाय आर से प्रोपोर्शनल है। सिलिंड्रिकल बीम बोला है उसने तो। है वेव फ्रंट का शेप कैसे बताएंगे इसमें? नहीं, वेव फ्रंट मतलब क्या? अब वेव फ्रंट में मैं बोल वो रहा हूँ सिलेंड्रिकल चारों निकल में रहे थे पहले तो। सिलेंड्रिकल तो दिया ही नहीं है ना, चारों में सिलेंड्रिकल तो दिया ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। हाँ सर, सिलेंड्रिकल एक में भी नहीं दिया। हाँ, सिलेंड्रिकल एक में भी नहीं दिया। फिर तो बीम जा रही है, अब बीम के लिए बताना है बस, सिंपल। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जा रहा है, कम जितना होता ऊपर जा और रहा है। नीचे जा रहा है सर उतना कम बढ़ रहा होते जा रहा है, इंटेंसिटी कम हो रही है हाँ, तो कम हो तुमको रहा है। बेंडिंग देखते रहना पड़ेगी। तो म्यू डिक्रीजिंग मतलब कैसा हो गया ये मीडियम, म्यू डिक्रीजिंग मतलब कैसा होते जा रहा है, है, बढ़ जाएगी ऊपर बढ़ती जा रही है। बेंडिंग रेयर कम होते जा रहा है। सर कॉर्नर से बढ़ेगी। हाँ, रेयर होते जा रहा है ना, यस सर। है ना, रेयर होते जा रहा है, तो बीम्स दूर होती जाएंगी क्या, बेंडिंग कम होते जाएगी। दूर होते जाएंगी क्या, हाँ सर। यस सर। है ना, हाँ दूर सर, दूर होते होते जाएंगी। जाएंगी। और यस दूर सर, होते दूर होते जाएंगी जाएंगी। तो फाइनली वेव ऐसी ऐसी बनेगी, डाइवर्जिंग जैसी। डाइवर्जिंग बनेगी। कॉन्वेक्स। तो यहां से देखने पे कॉन्वेक्स होगा। यस सर। हाँ, यहीं से देखेंगे अपन, तो जहां रहे जा रही है उसी तरफ देखेंगे, तो कॉन्वेक्स आना चाहिए। क्या है आंसर इसका? कॉन्वेक्स ही दिया है। समझ गए मतलब क्या कर रहा है वो म्यू डिक्रीजिंग कर रहा है, मतलब वो प्लेनर दिया है। रेयर मीडियम करता जा रहा है, तो इनके बीच सर का प्लेनर सेपरेशन दिया बढ़ता है। जा रहा है। हाँ, आंसर सर प्लेनर प्लेनर दिया है। क्या इनिशियल हाँ सर, प्लेनर प्लेनर दिया है सर। आंसर प्लेनर दिया है। 8th का सर वो हाँ सर, इनिशियल, इनिशियल पूछा है ना। इनिशियल पूछा था। सर वो इनिशियल पूछा है, सर तो वो मीडियम से इनिशियल पहले। पूछा है तो फिर इनिशियल तो प्लेनर ही है, फिर फाइनली ऐसा हो जाए, यानी 10th का आंसर देखो। सर तो फिर उसका सर डाइवर्ज आना चाहिए, लेकिन कन्वर्स दिया है। 10th का आंसर एज बीम एंटर्स द मीडियम, देखो अपन फिर से सर इसको ये स्टडी करना सर पड़ेगा। कन्वर्स दिया है। अगर सिलेंड्रिकल मान रहे हैं तो इंटेंसिटी तो 1 बाय आर हो गई। हाँ, तो फिर मतलब हम जैसे जितना दूर जा रहे हैं तो रेडियस बढ़ रहा है तो म्यू कम हो रहा है। तो म्यू बढ़ रहा है मतलब जितना दूर जा रहा है उधर वेव धीरे चल रही है, और जितना पास में उतना उधर तेज चल रही है। सर नॉर्मल मतलब से दूर भाग रही है ना। तो मतलब उल्टा सी बनना चाहिए। अब वो उसको किस तरफ से देख रहे हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स वो नहीं समझ आ रहा। हाँ, तो मतलब उसका वो म्यू तो कम होता नहीं है तो देखना, तो नॉर्मल रहने से आगे तो से ही एंगल तुम, ज्यादा होते जाएगा ना वो उसका। तो आगे से तो फिर कॉन्वेक्स दिख रहा है फिर। तो मतलब वो जितना पास में है रेडियस के उतना तेज चल रहा है, और जितना दूर गया उतना धीरे हो रहा है। इनिशियली पैरेलल सिलेंड्रिकल बीम travels in a medium of refractive index,
ठीक है, I is the intensity of the beam. Intensity of the beam is decreasing with increasing radius. Intensity decreasing है तो mu decreasing है. ठीक है, तो सर तो एक सीधे सी की तरह दिखेगा ना सामने से? हाँ सर मतलब नॉर्मल सी की तरह दिखेगा ना सामने से, मतलब ऊपर से ज्यादा चलेगा और बीच में से थोड़ा कम। आ जाओ, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं है ना, ये लाइन सोर्स से इससे जा रहा है, फिर मीडियम ये रहा, ये मीडियम म्यू डिक्रीजिंग है, म्यू डिक्रीजिंग है मतलब रेयरर होते जा रहा है। यस सर। नॉर्मल सी मतलब ऐसा दिखेगा, ऐसा सर अगर रेयरर होता जा रहा है तो मतलब सर ऊपर नीचे ज्यादा डिस्टेंस चलेगा ना वो? हाँ हाँ सर। रेयरर होते जा रहा है। हाँ ऊपर सर- नहीं ज्यादा चलेगा, नीचे कम, बीच में कम चलेगा। बीच में कम चलेगा। हाँ मतलब वही वाला तरीका सही है, अपन ऐसे ही मान लेते हैं ए वेव फ्रंट। बी सी डी, फिर वो तो पूरे सर उसमें बढ़ रहा है ना, सेम इंटेंसिटी से। सर हमने इसके पीछे से नहीं सीधा सिलेंडर सर। माना है, मतलब सर्कुलर उस पे दिख रहा है क्या हमें? नहीं वो है तो सही बात, सर्कुलर में ही जा रहा है ना वो तो। तो आपने सिलेंडर कैसे रखा है कि सीधे जब मान रहे हैं? वो सर एक बार ओरिएंटेशन इसको क्लियर से देखना पड़ेगा। सर अगर ये सिलेंडर लाइन सोर्स है जिससे सिलेंड्रिकल बीम्स निकल रही हैं। हाँ हाँ अब बोलो। अगर सर कोई प्लेन माने, अब एक कोई सा भी एक तरफ प्लेन मान लेते हैं। हाँ एक तरफ इधर प्लेन मान लिया। हाँ तो अब जो राइट और लेफ्ट में जो प्लेन पे देख रहा है उधर नहीं ज्यादा डिस्टेंस चलना होगा उसको, और एकदम सेंटर पे कम डिस्टेंस चलना होगा इस प्लेन तक पहुंचने के लिए वेव को। सर इसका तो इनिशियल वेव फ्रंट ही सिलेंड्रिकल होगा। हाँ मतलब मेरे को वही लग रहा है, इसका एक बार ओरिएंटेशन समझना पड़ेगा कि इनिशियल शेप ऑफ वेवफ्रंट। देखो अगर एक बोला है सर कि बीम है ना वो सिलेंड्रिकल है, मतलब एक पेन की तरह बीम जा रही है, जैसे अपने पेन लॉन्गिट्यूडनल चलती है ना। यस सर बीम बोला ना। बीम सिलेंड्रिकल ऐसे जा रही है बीम, हाँ सर, तो उसका क्रॉस सेक्शन सामने का पहले तो प्लेनर होगा। तो सही। अगर बीम ऐसे जा रही है तो फिर अपने को कैसे दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, फिर अपने को बीम ऐसे दिखेगी जाते हुए। तो फिर तो रेडियस पे सीधा डिपेंड कर जाएगा ना सर, फिर तो रेडियस से देखते इंटेंसिटी से क्यों देख रहे? इसकी तो ये पेरीफेरी, जो इसकी पेरीफेरी होगी उसकी रेडियस ज्यादा होगी इसकी एक्सिस से, तो वो पेरीफेरी की रेडियस, रेडियस ज्यादा होगी तो वहां पे म्यू कम हो। हाँ रेडियस तो कहाँ से लेके जा ज्यादा रही होगा है वहां पे म्यू रेडियस? ज्यादा होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक्सिस से देखेंगे ना डिस्टेंस। एक्सिस से बीम का जो भी कुछ होगा। ओके ठीक है, तो पूरी ज्योमेट्री अब सही है, एकदम सही बोल रहा बच्चा। मतलब ऐसी बीम है लेकिन वो जा ऐसे रही है, ठीक है। तो जब इधर से देखोगे आप तो शुरुआत में आपको सारे पॉइंट ऐसे आते हुए दिखेंगे, पूरी बीम ऐसे आ रही है, पूरी बीम ऐसे आ रही है, करेक्ट। तो सारे पॉइंट ऐसे आ रहे हैं तो आपको एक प्लेनर वेव फ्रंट दिखेगा। तो शुरुआत में होगा प्लेनर वेव फ्रंट। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अपना रेडियस बढ़ा, सर वो है ए बी सी डी ई। तो ए पे सबसे कम इंटेंसिटी, तो ए का म्यू सबसे ज्यादा ये करता है। म्यू सबसे कम है ना। म्यू सर सबसे रेडियस कम है। 1/r हुआ ना, अगर आई 1/r हुआ तो म्यू 2/r हुआ, तो r सबसे बड़ा तो म्यू तो का म्यू 2/r छोटा। म्यू छोटा हुआ ना, म्यू छोटा हो गया फिर। अच्छा म्यू हाँ म्यू छोटा हो गया ठीक ठीक। है ना, म्यू सर छोटा तो हो वो गया तो हेमिस्फीयर की तरह दिखेगा है। सर, हेमिस्फीयर की तरह, हेमिस्फीयर की तरह। हाँ म्यू छोटा हो गया मतलब रेयरर, मतलब ये तेज हो गया, यस सर ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। ऐसे दिखेगा। हाँ अब इसके बाद यहां से देखेंगे रे लेफ्ट टू राइट जा रही है तो ऐसे जा रही है,
कन्वर्ज होते हुए तो दिखेगा। कन्वर्ज होते Convex जाएंगे, होगी। बिल्कुल सही यस बात है। सर। हाँ, तो ज्योमेट्री समझ आ गई। ज्योमेट्री रे ऐसे आ रही है, सिलेंडर के फॉर्म में आ रही है रे, करेक्ट। और जो पेरी के पॉइंट्स हैं उनकी इंटेंसिटी सबसे कम, फिर अंदर जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये सर 9th वाले में यही पूछा है। करेक्ट, परफेक्ट, समझ गए, शाबाश। चलो फिर इसके आगे कल करते हैं। हाँ सर, हो ही गया। हाँ ठीक है, ओके। कल सरफेस टेंशन विस्कोसिटी पढ़ेंगे। सर है क्वेश्चन मतलब 26 वाला इसका ही वो भी नहीं बना कल था, करते तो हैं, कल ही करते बता हैं, दीजिए। कल हाँ करते कल ही हैं। बता हाँ दीजिए। सर हाँ हाँ, वो वीडियोस यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग। हाँ, ठीक है। ओके, बाय।